Welcome to Bilaspur IAS Academy, and in this lecture we will start with the Indian history. So from today onwards we will look into the Indian history, various dimensions of history, various angle of India through the eye or the lens of history. What all we have to learn in the history, first of all I will discuss about that, but उससे पहले I would like to give you few things about the history. ठीक है, तो पहले आपको ध्यान रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. बट टाइम एंड अगेन वंस आई टॉक अबाउट द हिस्ट्री, और कभी भी हम पढ़ाते हैं हिस्ट्री कहीं भी, सो दिस कम, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, हिस्ट्री से क्या आप समझते हैं. ठीक है, सो पीपल विल से, बहुत लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री क्या है, कहानी है. ओके गुड, हिस्ट्री इज़ अ स्टोरी. सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स से हिस्ट्री इज़ स्टोरी. ओके, अदर विल से हिस्ट्री इज़ अ क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट. हिस्ट्री क्या है, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट है, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट. ओके, आप लोग भी अपने हिसाब से सोचेंगे हिस्ट्री क्या है. सो डिफरेंट पीपल विल हैव द डिफरेंट व्यूज अबाउट द हिस्ट्री. सम विल से कि हिस्ट्री विल टेल अस अबाउट द मेकिंग ऑफ एवरी एनी प्लेस और द एवरी पर्सनैलिटी, एनी पर्सनैलिटी. सो इट इज़, हिस्ट्री इज़ अबाउट मेकिंग, कि कैसे बनाओ. ठीक है, हिस्ट्री इज़ अबाउट मेकिंग. हिस्ट्री इज़ अबाउट स्टोरी. हिस्ट्री इज़ अबाउट क्रोनोलॉजी ऑफ एन इवेंट. Okay, I have already talked about the chorography and the chronology. Chorography means the changes that has happened at a particular area. Area specific change is called as the chorography, and space with this or the time respected change. So आपका दो डोमेन है, one is the space domain and other is the time domain. ठीक है, आप बोलते हैं टाइम ट्रेवल करना है, स्पेस ट्रेवल करना है. सो वंस वी विल नोटिस द चेंज इन द स्पेस डोमेन, विल से इट इज़ अ कोरोग्राफी. कहीं भी किसी एरिया पे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोग्राफी. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, किसने दिया है ये सारे वर्ड. ठीक है, सो कोरोग्राफी, और those who are listening to me for the first time, so choreography or the chronology, these words are given by a special man called ones who loves the knowledge. उनका क्या था, वो नॉलेज को पढ़ना पसंद करते थे rather than studying a particular domain. वो पूरे के पूरे नॉलेज को एक साथ रखकर वो पढ़ते थे और वो बताते थे. तो इन्होंने कोरोग्राफी बोला था. उनका नाम क्या है, एरोस्थेनेस. ठीक है, और जो टाइम पे चेंजेस हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी. किसने कहा, एरोस्थेनेस ने. ठीक है, क्रोनोलॉजी. क्लियर. बाद में इसी कोरोग्राफी से क्या बना दिया गया, हमारा ज्योग्राफी, कि किसी भी स्पेस में जो चेंजेस हैं, एरिया में चेंजेस है, वहाँ से एक सब्जेक्ट आया और उसको बोला गया ज्योग्राफी. और ज्योग्राफी के फादर कौन है, एरोस्थेनेस. ठीक है, इमैनुअल कांत वाज द फर्स्ट पर्सन. कांत पहले आदमी थे जिन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था. अभी हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कहाँ से आया. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री पढ़ना चालू कर दिए. प्लीज़ थोड़ा सा हमको सब्जेक्ट के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, सो हियर वी विल टॉक अबाउट द कोरोग्राफी, स्पेशली द ज्योग्राफी, एंड दिस ज्योग्राफी वाज गिवन बाय एरोस्थेनेस. ठीक है, तो ज्योग्राफी के फादर कौन है, एरोस्थेनेस, फादर ऑफ ज्योग्राफी. दिस टू डोमेन वाज गिवन बाय इमैनुअल कांत. कांत ने ये दिया था. ठीक है, एंड लेटर बाद में देखा गया तो ये क्या था आपका, जो टाइम डोमेन में किसी भी समय के हिसाब से हम देखा कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे या किसी भी चीज़ों पे चेंजेस जो हो रहा है उसको क्या बोला जाएगा, क्रोनोलॉजी. एंड दिस टर्म कॉल्ड क्रोनोलॉजी वाज लेटर कन्वर्टेड इनटू योर सब्जेक्ट कॉल्ड हिस्ट्री. ये क्रोनोलॉजी से आपका क्या बना, एक सब्जेक्ट, इसको बोला गया हिस्ट्री. एंड दिस हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस चीज़ जो हिस्ट्री के बारे में है उसके लिए एक बुक लिखी गई, फर्स्ट बुक ऑन हिस्ट्री कॉल्ड द हिस्टोरिया. हिस्ट्री पे पहली बुक कौन सी लिखी गई थी, हिस्टोरिया. And this book was written by a person called Herodotus. किसने लिखा था, Herodotus. ठीक है, so this man Herodotus is the father of geography. So father of geography is Eratosthenes and the father of history is your Herodotus. ठीक है, तो यहाँ कहीं से आपका क्या हुआ था, एक सब्जेक्ट निकल कर सामने आया था, एंड दैट सब्जेक्ट विच आपका कहाँ पर डील कर रहा है, ऑन द टाइम डोमेन. सो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट, अगर टाइम डोमेन की बात करेंगे, वेयर विल टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ वेरियस थिंग एंड मेकिंग ऑफ, किसी भी एक चीज़ का देखेंगे मेकिंग ऑफ एन इंडिया. ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, मेकिंग ऑफ एन इंडिया इन द इंडियन हिस्ट्री. सो आपका इंडियन हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट की स्टोरी की कोई राजा आया और चला गया. इट इज़ अबाउट द मेकिंग ऑफ दिस नेशन. ये राज्य, सॉरी आपका क्या है, ये कंट्री कैसा बना, कैसे ये आपका देश बना. ठीक है, सो इट इज़ मोर और लेस इज योर हिस्टोरिया विच इज़ हिस्ट्री. आपका किसने दिया था, फादर ऑफ हिस्ट्री. अगर कभी भी देखो व्यापम वगैरह के एग्जाम भी दे देते हैं बच्चे, तो वहाँ पूछा जाता है इस चीज़. ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर, फादर ऑफ हिस्ट्री इज योर हेरोडोटस एंड ही रोट द बुक कॉल्ड हिस्टोरिया. ठीक है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग. नाउ अब यहाँ से हम लोग अपनी हिस्ट्री की ओर आते हैं वापस. ओके, तो वहाँ से एक चीज़ तो सही था जिसने भी मुझे ये डेफिनेशन दिया कि हिस्ट्री इज़ अ क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट, इज़ अ स्टोरी एंड इज़ अ मेकिंग. बट
यही है क्या? दिस मच इज ओनली द हिस्ट्री? History is not only the story, history is not only the chronology of event, or history is not only the making of something. History is something or called as the story or a chronology of event or the making with some messages. तो history क्या है? उसमें कुछ इनबिल्ट, और उसका उसमें क्या है, कुछ इनबिल्ट मैसेजेस हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री इज स्टोरी विथ मैसेज, एक ऐसी कहानी जहां पर आपके साथ क्या छुपी है, कुछ मैसेज छुपी है, उन मैसेज को समझना है, उस मैसेज के थ्रू पढ़ना है, और उस मैसेज के थ्रू जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री को तो कहीं ना कहीं आप ना केवल हिस्ट्री समझेंगे पर क्या समझेंगे, ये देश आपका क्या है, इंडिया, ये इंडिया क्या है, इस इंडिया में रहने वाले लोग कौन हैं और ये इंडिया किस तरह का है। इफ़ यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस नेशन, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री के थ्रू आप हर एक सब्जेक्ट को तो समझ सकते हैं, साथ ही साथ यू कैन बिकम अ गुड पर्सन विद अ गुड नॉलेज अबाउट द इंडिया। तो इंडिया क्या है, कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि हिस्ट्री के जो छुपे हुए मैसेज हैं उन मैसेज को हमको समझना है। और इसी मैसेज को देखते हुए, इंडिया के इसी मैसेज को, ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि इंडिया की कहानी और हिस्ट्री को देखते हुए, वंस अ फेमस, आपके एक बहुत ही फेमस पोएट हुए इंडिया में, इनका नाम था इकबाल। इकबाल वंस सेड, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। और उसी अगर देखे जाएगा जो आपका क्या है, वो इकबाल का जो मैसेज है, तो उसमें इन्होंने कहा, क्या कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसी में नीचे वो बोल रहे हैं, मिट गई सारी हस्ती ना मिटा गुलिस्ता हमारा। क्या हुआ? मिट गई सारी हस्ती ना मिटा गुलिस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वो क्या बोल रहे हैं, मिट गई सारी हस्ती, ठीक है, ना मिटा ये जो गुलिस्ता, ये जो हमारे क्या है, ये जो हमारा क्या है, एक बहुत प्यारा सा फ्लावर पॉट है, ये फ्लावर पॉट की तरह है, गुलदस्ता, गुलिस्ता, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये ना मिटा, और मिट गई सारी हस्ती मतलब जितने भी सिविलाइजेशन, इंडिया जब बना था तो इंडिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो वहाँ से इंडिया का एक वो था, उसके पहले भी है स्टोन एज, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक बहुत बड़ा रिमार्क मानते हैं कि वहाँ से इंडिया का पहचान है, ठीक है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ जितने भी सिविलाइजेशन बने थे, कौन कौन से, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, उस समय आपका सुमेरियन थे, तो ये अलग अलग जो सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ थे, ऑल द सिविलाइजेशन गॉट वेनिस डाउन, वो सारे के सारे चले गए, ना मिटा गुलिस्ता हमारा, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंडिया बनकर आया, और एक एक चीज़ जो उस समय से हम था, आज भी हम उसको अपने अंदर इम्बाइब करके रखें, आज भी हम उस चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। इसीलिए इन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और उन्होंने बोला कि आपका क्या नहीं मिटा, ये गुलिस्ता। तो आपको समझना है कि इंडिया का अगर स्पॉट को हम हिस्ट्री बोलें, इफ आई से दिस स्पॉट इज अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उस गुलदस्ते पे जो अलग अलग फ्लावर्स हैं, ठीक है, इफ दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इफ यू टॉक अबाउट देयर आर वेरियस फ्लावर्स, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स हैं इस गुलदस्ते पे, तभी गुलदस्ता अच्छा दिखेगा। ओके, तो सपोज दिस इज द फ्लावर नंबर 1 2 3 4, तो वो क्या बोल रहे हैं, सारी हस्ती मिट गई ना मिटा ये हमारा गुलिस्ता। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे चीज़ आपके आज भी क्या नहीं हुए हैं, ये खत्म नहीं हुए। अगर हम लोग टॉक करें, अगर बात करें हिस्ट्री की, तो सबसे पहला चीज़ जो आएगा हिस्ट्री पे, ठीक है, हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द किंग्स, हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट कि किसकी किंगडम थी और कौन चला गया, हिस्ट्री टेल्स अबाउट द वेरियस कल्चरल इवेंट्स इन इंडिया, ठीक है। हिस्ट्री सेज कि आपका क्या है, किस तरह से इंडिया की जो संस्कृति है, इंडिया की जो कल्चर बनी है, सो इट विल टॉक अबाउट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज योर कल्चर। तो आपका कल्चर के एस्पेक्ट्स में देखेंगे, ओके, और इसी कल्चर से रिलेटेड ये सारे एस्पेक्ट्स को एक तरह से हमको समझना है। तो इंडियन हिस्ट्री इन इटसेल्फ इंक्लूड द कल्चर एंड देयर बाय अंडर कल्चर अगर देखा जाएगा हिस्ट्री पे, सो ये कल्चर है, और इसी कल्चर पे हम लोग बताते हैं कि इंडिया की कैसी कैसी क्या की हुई हैं, चीज़ें हुई हैं, ठीक है। सपोज वी टॉक अबाउट द रिलीजन, ठीक है। सो हमको क्या करना है, देखिए हिस्ट्री को सिर्फ ऐसा नहीं पढ़ना है स्टोरी की तरह, 3 चीज़ों में मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और इस 3 एंगल से हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे, और देखना एक एक चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है। पहली बात, स्टोरी को हम देखेंगे, स्टोरी हम 100% देखेंगे कि कौन आया, क्या हुआ, किस तरह से किया काम, ठीक है। हिस्ट्री के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, रिलीजन और कल्चरल डेवलपमेंट्स को भी समझेंगे। तो आपका क्या देखेंगे हम लोग, जो कल्चरल डेवलपमेंट हुई थी भारत में उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो स्टोरी और स्टोरी के साथ साथ हम कल्चर को भी देखते हुए चलेंगे, और इन दोनों के साथ साथ हम एक मैसेज को भी लेकर चलेंगे जो कि हमारी हिस्ट्री हमें देती है, ठीक है। सो सपोज अगर हम लोग रिलीजन की बात करेंगे, हिस्ट्री अपने आप में रिपीट करता है, देयर इज अ फेमस सेइंग, हिस्ट्री रिपीट इन इटसेल्फ, ठीक है। और आपका क्या होता है, एक टाइम के बाद हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करता है। सपोज दिस इज द सर्कल ऑफ इवेंट, ठीक है, ये सर्कल ऑफ इवेंट है, तो हिस्ट्री का अगर हम लोग देखेंगे हाउ इट रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। सपोज
इनिशियली वी हैव द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणिज्म। इंडिया में क्या हुआ था, आपका वैदिक एज अराउंड वहाँ से हमारा ब्राह्मणिकल डोमिनेंस स्टार्ट हुआ, ठीक है। ब्राह्मण्स और आपका जो भी था हिंदू का जो हम लोग देख रहे हैं वो सारे चीज़ स्टार्ट हुए, ओके। तो इनिशियली वी हैव वैदिक कल्चर इन इंडिया, ठीक है। वैदिक कल्चर के बाद हम क्या कर रहे हैं, वेदों से ही हमारा क्या निकल कर आ रहा है सामने, वी वेंट फॉर द फिलोसॉफिकल और द साध दर्शन, ओके। सो वी वेंट फॉर द साध दर्शन। साध दर्शन इज द 6th स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, द लास्ट पार्ट ऑफ वेदा उपनिषद। उपनिषद से हमारा क्या आता है, 6th स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, साध दर्शन, ठीक है। और साध दर्शन के बाद देखते हैं कि क्या होता है, धीरे धीरे इसी समय पे बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम ब्राह्मणिकल डोमिनेंस लोगों में क्या होता है, एक अनरेस्ट हो जाता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों को उसकी बातों को ही नहीं सुना जा रहा है, लोगों की बातों को लोग, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं बट वहाँ पर कहीं ना कहीं हर एक चीज़ पे आपका ब्राह्मणिकल डोमिनेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। वो जिस भी तरह से हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन हर एक लाइफ ऑफ इवेंट्स में उनको दिख रहा है। वो एक प्रॉब्लम बनता है लोगों के लिए और लोग उसके कारण क्या करते हैं, उसके विरोध में जाते हैं। और जब उसके विरोध में निकलते हैं उसके बारे में खोजने के लिए कि इससे हम कैसे बच सकें, सो दे वेंट फॉर सम ऑफ द रिस्पाइट। और कुछ ऐसे लोगों के पास देखने के जाते हैं, दोज आर द वेरियस फिलोसोफर्स, ठीक है, जो उनको क्या कर सकें, दर्शन करा सके, दर्शन अबाउट योर लाइफ। फिलोसफी, दर्शन मतलब ये नहीं होता कि कहीं जाके दर्शन करना, दर्शन इज अबाउट टू रिकॉग्नाइज योर ओन सेल्फ, अपने आप को पहचानना। वो दर्शन के लिए बहुत अलग अलग फिलोसफर्स है, ठीक है। और इसी से जो इंडियन 6th स्कूल ऑफ फिलोसफी जनरेट हुआ वो, और साथ ही साथ इसी के साथ आपका क्या देखने को मिलेगा, अदर रिलीजियस इवेंट जो यहाँ पर हमारा आएंगे, स्पेशली हम लोग देखेंगे यहाँ पर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। हमारे इंडिया में सबसे पहला रिलीजन क्या आएगा, जैनिज्म, उसके बाद क्या आएगा, बुद्धिज्म, ठीक है। तो जैनिज्म बुद्धिज्म का जन्म होता है इसी समय, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारी ये सात दर्शन है, इसके साथ साथ अगर इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में और देखेंगे तो यहाँ पर कौन आएंगे, आपके चारवाक आएंगे, क्लियर। तो कुछ इस तरह से हम लोग उसको क्या करेंगे, एक एक करके देखते चलेंगे। इसके बाद क्या होगा, फिर देखो आपका जैनिज्म बुद्धिज्म अपने पीक पे आया, ठीक है। देन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का डिक्लाइन देखने को मिला इंडिया में, और अगेन हमारा क्या हुआ, फिर से हिंदुइज्म का रिवाइवल देखने को मिला। तो इनिशियली वी हैव द हिंदुइज्म और द ब्राह्मणिज्म, नॉट द हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, आपका फिलोसफिकल की ओर गए, फिर हम क्या गए, रिलीजन की ओर गए। अब इनको भी एनक्रोच मानकर क्या हुआ, इनसे भी हम क्या करेंगे, वापस आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं अपना क्या कर गए, डोमिनेंस खो गए हैं, वो फिर से चाहेंगे अपने आप को स्टेबल करना, ठीक है। तो फिर से हम देखेंगे कि इंडिया में यहाँ से फिर क्या होगा, रिलीजन डेवलपमेंट फिर से स्टार्ट होगा। फिर अब हम लोगों की बुक बदल जाएगी, पहले की बुक क्या थी, वेद थी, जिसको पढ़ना हार्ड था, ठीक है। अब हमारी बुक इजी हो जाएगी ताकि लोग उसको बिल्कुल इजी वे में पढ़ लेंगे। वी वेंट फॉर द पुराण्स, वी वेंट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्शिप। यहाँ पर क्या था, आपका ओपन एयर वर्शिप था, वो एक अलग तरह से था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वर्शिप को इजी कर दिया जाएगा। अब आपको भगवान के लिए बैठकर तपस्या नहीं करनी होगी, भगवान के लिए आप नाच गाना भी करके उसको पूज कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके से भी आप रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर वैष्णविज्म आएगा, शैविज्म आएगा, शिव की अलग अलग भक्ति के रूप आएंगे, आपके विष्णु के अलग अलग भक्ति के रूप आएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग जो भी चल रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, अवतारवाद, मतलब एक ही भगवान के कई अवतार बताएंगे, और उस तरह से हमारा रिलीजन आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर अगेन ये रिलीजन बहुत ज़्यादा आपका क्या होगा, ये गुप्ता एज चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जब आपका रिलीजन फिर से बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर से एक रिवाइवल का फेज चलेगा, जहाँ पर उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, एक नए वे को लाएंगे कि नहीं, यहाँ पर एक्सट्रीम ऑफ रिलीजन नहीं होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपका कहीं ना कहीं उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करके चलना चाहिए। सो अगेन वी विल वेंट फॉर सम ऑफ द रिफॉर्म और कॉल्ड एज द सूफिज्म और भक्तिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सूफिज्म एंड भक्तिज्म, क्लियर हो रहा है। तो देखो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक बार आपका क्या होता है, कुछ चीज़ चालू होता है, फिर वो एक्सट्रीम में जाता है, फिर वो डिक्लाइन होता है, फिर वो चालू होता है, फिर एक्सट्रीम में जाता है, डिक्लाइन होता है। सो ये तो हमारे क्या है कि रिलीजन को किस तरह से पढ़ना है। तो अगेन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपका कल्चरल हिस्ट्री भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसी रिलीजन के हिसाब से, और जब हम लोग राजाओं के हिसाब से पढ़ेंगे तो देखेंगे जैसा रिलीजन तो आपने क्या बनाया। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं, अगर देखिए बुद्धिज्म, अगर हम लोग बुद्धिज्म की बात करें, वहाँ पर हम लोगों ने बनाना सीखा क्या, स्तूप, स्तूप कुछ ऐसा था, ठीक है। तो स्तूप बना कुछ ऐसा, कुछ इस तरह से स्तूप बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, स्तूप के बाद हमने क्या किया, मंदिर निर्माण, जहाँ से हमारे क्या स्टार्ट हो गया, देखिए बुद्धिज्म का क्या आया, फिर से आपका क्या हुआ, रिलीजन डेवलपमेंट ड्यूरिंग गुप्ता एज। और यहाँ पर हम लोग क्या चालू कर रहे हैं, फिर से यहाँ पर रिलीजन डेवलपमेंट हुआ और हिंदुइज्म आ गया। और अब यहाँ पर अगर इन लोगों ने स्तूप बनाया तो हमने स्तूप को बदल कर क्या कर दिया, इसी से हमने टेम्पल बना दिया। तो ये जो था इसको बस हमने क्या किया, ऐसा कर दिया, ठीक है। तो यही किस में कन्वर्ट हो गया, ऊपर का स्ट्रक्चर को बदल दो खाली, तो क्या हो गया, टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो गया। ये शिखर है एक टेम्पल का, ठीक है। और उसके बाद फिर से कहा है सूफिज्म और भक्तिज्म, तो उन्होंने भी इस चीज़ को देखा, तो इसी में उन्होंने क्या ला दिया, इसी में एक थोड़ा सा बदलाव और हुआ, और हमारे पास आ गया गुम्मत, ठीक है।
क्लियर। तो कहीं ना कहीं जैसा आपका चीज़ें चेंज हो रही हैं, सब एक दूसरे को एसिमुलेट करते चले। सो इंडिया में क्या हुआ, सारे के सारे चाहे वो रिलीजन हो चाहे कुछ भी हो, उन्होंने आपस में एसिमुलेशन किया। एंड दिस एसिमुलेशन ऑफ रिलीजन, दिस एसिमुलेशन ऑफ कल्चर, दिस एसिमुलेशन ऑफ सोसाइटी कन्वर्टेड व्हाट इंडिया इज कॉल्ड इज द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का पहचान क्या है कि इंडिया ने हर एक चीज़ को एसिमुलेट किया है, और इसीलिए वो एसिमुलेशन के कारण हमारी हस्ती मिटी नहीं, बल्कि वो हस्ती और अच्छे से आगे बढ़ी। ठीक है, तो हम क्यों अपनी हिस्ट्री को आगे लेकर चल पाए, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को एसिमुलेट किया है अपने आप में। ठीक है, और इंडियन हिस्ट्री इसीलिए आपका क्या है, यूनिक एग्जाम्पल है सारे हिस्ट्री में, जहाँ पर आपने क्या किया, अपने पूरे टाइम पीरियड्स के, आज भी इंडिया में इंस्टेंसेस हैं, ऐसी चीज़ें आज भी इंडिया में आपको देखने को मिलेंगी जो आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे होता था। आज भी घरों पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर पॉटरीज मिलेंगी उनके घर पे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज़ हो रहा था। आज भी लोगों के घर में जाओगे तो उनके यहाँ पर तलवार मिलेंगी, जो आपके मिडिल हिस्ट्री में यूज़ हो रहा था। और आज भी देखेंगे तो हमारे यहाँ पर वेपन्स भी एकदम मॉडर्नाइज हैं। तो इंडिया का हिस्ट्री का जितना भी इंस्टेंसेस है, वो आज भी इंडिया के अपने एक एक फैब्रिक में क्या हुआ है, ढला हुआ है। हैंस द इंडियन हिस्ट्री इज इन itself is a very unique history which represent the cultural assimilation, the societal assimilation, हर एक चीज़ को अपने अंदर लेकर चलता है। ठीक है, सो एक मैंने क्या बताया, नंबर 1 आपका कल्चर, और कल्चर के अंदर वी हैव द रिलीजन, कल्चर के अंदर विल सी द डांस एंड म्यूजिक फॉर्म्स ऑफ इंडिया, डांस एंड म्यूजिक। ठीक है, स्टोरी के बारे में ही बात करेंगे, अभी टाइमलाइन पे बात करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं आपको और डायमेंशंस बता रहा हूँ कि आपको हिस्ट्री के अंदर क्या क्या देखना होगा। क्लियर, तो इनको भी देखना है। क्लियर, तो आपका क्या होगा, कल्चर, और उसके अंदर डांस, म्यूजिक, आपका रिलीजन का फॉर्म किस तरह से हुआ है, क्योंकि रिलीजन कहीं ना कहीं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डेवलपमेंट में। ठीक है, इसके साथ साथ विल टॉक अबाउट द फिलोसफीज ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए मोस्टली CGPSC प्रीलिम्स की अगर बात करें, ठीक है, तो CGPSC प्रीलिम्स में आपका फिलोसफी का हर साल 4 क्वेश्चन आता है, और वो 4 क्वेश्चन आपका देखिए फिलॉसफी मेंस में भी आपका एक सिलेबस है, वहाँ के आपका जो सिलेबस आप पढ़ेंगे तो वहीं से 2 क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट। ठीक है, सिर्फ सिलेबस पढ़ लोगे तो अंदर कुछ नहीं पढ़ना, सिलेबस को देख लोगे तो 2 क्वेश्चन आ जाता है, बट आपके और भी 2 क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा अगर फिलॉसफी मेंस का नहीं भी पढ़ा हो, वैसे तो पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस का पार्ट है, अगर आपने प्रीलिम्स के टाइम उसको नहीं भी पढ़ा है, और इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो फिलॉसफी, जो मैं आपको यहाँ क्या बोल रहा हूँ, 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जो 7 दर्शन है, साथ में 4 वाक हो गए। ठीक है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, अगर हम इसको भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर पहले, ठीक है, विदाउट स्टडिंग द फिलॉसफी, अगर हम हिस्ट्री में इसको देख लेते हैं तो भी आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ से इस साल, अगर आपका अभी का पेपर देखेंगे, सो अभी के पेपर में पूछा गया था न्यू बुद्धिज्म। ठीक है, न्यू बुद्धिज्म किसने दिया है? ठीक है, तो आपका CGPSC इस साल के प्रीलिम्स में न्यू बुद्धिज्म, दिस न्यू बुद्धिज्म इज गिवन बाय योर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो अम्बेडकर साहब ने दिया था न्यू बुद्धिज्म, एक नया कॉन्सेप्ट लाए थे बुद्धिज्म में। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था क्रिप्टो बुद्धिस्ट। ठीक है, क्रिप्टो, एक पूछा गया था क्रिप्टो बुद्धिज्म किसने दिया, और किसको क्रिप्टो बुद्धिस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये कौन थे आपके, शंकराचार्य थे। वाई ही इज कॉल्ड एज द क्रिप्टो बुद्धिस्ट, बिकॉज जो बुद्धिज्म ने जिस तरह से अपने आप को प्रमोट किया, यहाँ पर देखा था जब यहाँ पर से रिलीजन रिवाइवल हो रहा था, तो उन्होंने देखा कि ये जो बुद्धिज्म है, ये बुद्धिज्म अपने आप को कैसे बहुत आगे ले गए। तो उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, चैत्य और विहार बना रहे हैं। आई विल टॉक अबाउट दिस इन द लेक्चर में। क्या था, एक प्लेस ऑफ रेसिडेंस बनाते थे अपने लोगों के लिए, और अपने मैसेज को प्रमोट करने के लिए अलग अलग जगह में लोगों को वो भेजते थे। ठीक है, तो उस आइडिया को लेकर आपका क्या किया, शंकराचार्य ने हिंदुज़म में भी उस आइडिया को लिया, और उन्होंने भी क्या किया, 4 मठ बनाए। ठीक है, अलग अलग जगह पे मठ बनाए, और लोगों को क्या किया, बोला कि एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रैवल करेंगे, और इस तरह से रिलीजन को इन्होंने प्रमोट किया। तो कहीं ना कहीं अपने रिलीजन प्रमोशन के लिए उन्होंने क्या किया, बुद्धिज़्म का इस्तेमाल किया और बुद्धिज़्म का हेल्प लिया, और इसलिए उनको क्या बोला जाता है, क्रिप्टो बुद्धिस्ट। तो ये भी आपका कहाँ था, फिलॉसफी का क्वेश्चन नंबर 2। तो एक क्वेश्चन था न्यू बुद्धिज़्म, एक था क्रिप्टो बुद्धिस्ट। एक क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, डायरेक्ट वेदांत, आपका क्या था, वेदांता पे पूछा गया था। ठीक है, वैदिक रिलीजन से, और आपका वेदांता फिलॉसफी। तो वेदांत जो है, वेदांत आपका अगेन कहाँ से पूछ लिया गया था, वो डायरेक्ट सिलेबस से पूछा गया था। तो आपका एक क्वेश्चन सिलेबस से डायरेक्ट पूछ लेते हैं, और बाकी यहाँ से आ रहा है। क्लियर, तो हमको उसको समझना है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा छूटे ना, और उसको हम अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, और आपके 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी से 100% इस साल भी मैं लिख कर देता हूँ, आपका एक क्वेश्चन आएगा, हर बार आता है, इस बार भी एक क्वेश्चन वहाँ से वो पूछेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से हम लोग क्या करेंगे, आपकी फिलॉसफी के भी वो 4 क्वेश्चन कवर कर लेंगे जो आपको प्रीलिम्स में रिक्वायर्ड है। मेंस के लिए मैं अलग सबको फिलॉसफी लूँगा, बट हम आपका इसमें जो प्री में रिक्वायर्ड है, प्री वाले फिलॉसफी को भी विल डू इट हियर ऑनली।
क्लियर? सो समझना है कि किस तरह से इंडियन हिस्ट्री को हमको क्या करना है, डिकोड करना है और किस तरह से पढ़ना है, सो दैट आपका क्या हो, एक जगह से हम मैक्सिमम उठा पाएँ अपने एग्जाम के लिए। विल स्टडी द हिस्ट्री, हिस्ट्री का हर एक नॉलेज को तो देखना जरूरी है, बट क्या सिर्फ नॉलेज देखना है हिस्ट्री का आपके लिए काफ़ी होगा? क्योंकि हमको एग्जाम भी निकालना है, ठीक है, एग्जाम भी जाकर वहाँ पर देना है और वहाँ क्वेश्चन को सही टिक मार के भी आना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इन चीज़ों पर भी ध्यान देंगे कि आपका नेचर क्या है क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, कुछ इस तरह से इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। एक एंगल नहीं होती हिस्ट्री की, हिस्ट्री आपका क्या है, मल्टी एंगल है, मल्टी डायमेंशनल है, हर एक चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो आपका कल्चर, आपकी फिलॉसफी, साथ ही साथ हमारा क्या है, इंडिया में जो हम लोग अलग से नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे। सो ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट्स हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं इंडिया की जो भी आज हम लोग अभी रिस्पेक्टिव क्या देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह से हमारा इंडिया को रूल किया जा रहा है, कैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कहाँ से आपका आ रहा है, मुगल डायनेस्टी का कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हमको दिखेगा। कुछ हमको दिखेगा क्या बोलते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जैसा एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया था सप्तांग थ्योरी पे, दैट एडमिनिस्ट्रेशन आप देखेंगे कहाँ पे, इंडिया पे आज भी आपको देखने को मिलेगा। तो उसको ट्रेस करना है हमको, ठीक है, उसको ट्रेस करते हुए हर एक चीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। और तब जाकर कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे जो हमारा क्या है, डिफरेंट फ्लावर्स इन आवर गुलिस्ता, उसकी स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंडियन कल्चर्स के साथ, और आपका हिस्ट्री का जो एक पार्ट क्या हो गया, स्टोरी का पार्ट हो गया, एक पार्ट हमारा कल्चर के साथ, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है, इंडिया के कौन से वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हुए, चाहे वो प्री में हो आपका, सॉरी, चाहे वो मेडिवल में हो, चाहे वो आपके मॉडर्न में हो, चाहे वो आपके कहाँ पर हो, एंशिएंट हिस्ट्री पे हो, वो कौन से पर्सनैलिटीज़ थे जिनके अराउंड हमारी इंडिया घूमी और जिनका मैसेज आज भी वर्ल्ड ओवर रिनाउंड है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखें, सी हाउ द ब्यूटीफुल हिस्ट्री रिपीट इट, आपका कैसे करता है अपने आप को, इटसेल्फ, वो अपने को रिपीट कैसे करता है। सो इफ यू टॉक अबाउट द 3 फेसेस ऑफ हिस्ट्री, अगर हम लोग हिस्ट्री के 3 फेसेस को देखते हैं, एंशिएंट, ठीक है, मेडिवल एंड मॉडर्न, क्लियर। अगर हम लोग इस 3 फेज को देखें और इस तीनों फेज में हम एक एक पर्सनैलिटी को चुनें, इफ़ आई पिकअप ओनली वन पर्सनैलिटी, अब आपको मैं पिक करने बोलूँगा तो आप अपने मन से आप पिक करिए जिसको जो भी करना है, बट जो इंडियन हिस्ट्री जिस पर्सनैलिटी को पहचानती है, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इन द 3 फेज ऑफ हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपके रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ को वहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। आपका बुद्धिज़्म, अगर बुद्ध को बोलेंगे फिर तो वो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। अगर हम बुद्ध को इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर तो बहुत ऊपर चला गया हमारा, तो हम रिलीजियस हटा देते हैं, ठीक है, आपके फिलोसफर्स हटा देते हैं, उनका तो फिर एक अलग ही लेवल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर यहाँ पर अगर देखेंगे फिलोसफर्स में देखेंगे तो यहाँ पर कौन आएंगे, एंशिएंट पे देखेंगे तो बुद्ध हो गए, ठीक है। तो इंडिया में गौतम बुद्ध और उससे उनसे बड़ा तो फिर कुछ वहाँ पर दिख नहीं सकता। मेडिवल में देखेंगे, ठीक है, तो मेडिवल में आपको कौन मिल रहे हैं, कबीर मिल रहे हैं, नानक मिल रहे हैं, तो ऐसे लोग मिल रहे हैं, कौन मिल रहे हैं, कबीर मिल रहे हैं, नानक, ठीक है। और बहुत सारे मेडिवल में अच्छे आपको क्या मिल रहे हैं, फिलोसफर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो गुरु नानक हो गए, क्लियर। और अगर हम लोग मॉडर्न में देखते हैं तो मॉडर्न में फिर अगेन हमारे यूथ वॉइस का रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो आपके अलग अलग फेस में अलग अलग फिलोसफर्स किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है, वो भी एक एंगल है अगर हम तो देख सकें। पर मैं उस चीज़ों को इसलिए डिस्कार्ड करके और नॉर्मल हम पर्सनैलिटीज़ देखते हैं। तो नॉर्मल पर्सनैलिटी अगर एंशिएंट में एक पिक करना हो तो सबसे बड़ा पर्सनैलिटी कौन थे, अशोक, ठीक है। मेडिवल अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, अकबर। अब लोग अभी जो चल रहा है इंडियन, अभी जो फिलहाल इंडिया में जो वेव चल रहा है ना, एंटी मुस्लिम वेव, तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग को पढ़ना है, इनको रिकॉग्नाइज करना है और आपको एग्जाम निकालना है, ठीक है। और ये लिटरली अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इंडिया की हिस्ट्री में, और उनका अगर वर्क को भी देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिसके रिस्पेक्ट में आज इंडिया का जो भी चल रहा है वो चीज़ें इसमें बहुत इनके आसपास घूम रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ न्यूट्रल रह के पढ़ना और न्यूट्रल रहिए लाइफ में, कहीं भी ये जो पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा चल रहा है उस पर मत फंसना, ठीक है। अगर ये बंदा है इंपॉर्टेंट तो इसको हम पढ़ेंगे, ये अगर इंपॉर्टेंट किंग है इंडिया के तो इनको हमको पढ़ना है, ठीक है। अशोक, देन वी हैव द अकबर, एंड थर्ड वन अगर मॉडर्न में देखेंगे सो मॉडर्न वी हैव द गांधी, ठीक है। अभी तो गांधी से ज़्यादा नाथूराम गोडसे को मान ले रहे हैं लोग, ठीक है, उनको मानने दो, पर हम क्या करेंगे, हम अपने गांधी को ही मानेंगे। अब ये 3 पर्सनैलिटी एंड 3 फेस ऑफ इंडिया, ठीक है। अशोक, ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ धमा, अशोक ने क्या किया, धमा स्प्रेड किया, ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ धमा। और धमा में क्या बोला,
धमा में अशोक ने ये कहा कि आपका जितने भी आपके क्या हैं सोशल एविल्स हैं उसको फाइट करने की बात की, उसको दूर करने की बात की, अपने आप से, अपने अंदर से, इंटरनल पीस की मैसेज स्प्रेड किया। तो जितना भी अनरेस्ट था, जो भी प्रॉब्लम थी, ब्राह्मणिकल अनरेस्ट, आपका जितने भी अनरेस्ट थे, सबको सॉल्व करने के लिए उन्होंने किसका रास्ता चुना? पीस का। और इस पीस का रास्ता चुनने के बाद जब वो धमा को स्प्रेड करते हैं तो अशोक ग्रेट होते हैं। अशोक अपने वॉर्स के लिए फेमस थे, कलिंगा वॉर लड़ा, सब कुछ किया, पर अशोक ज़्यादा फेमस हुए टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धमा। तो अशोक ने अपना धमा और इस समय क्या थे बुद्धिज़्म, इसके थ्रू इंडिया में क्या किया? पीस को प्रोपोगेट किया। और पीस को जो प्रोपोगेट करते हैं उनको सबसे बड़ा लीडर माना जाता है वर्ल्ड का। ठीक है, तो कौन थे वो? ग्रेट अशोक। उसके बाद आए अकबर। अकबर के टाइम पे भी क्या होता? एक्सट्रीम ऑफ क्या चला गया था आपका? मुस्लिम्स का जो भी आपका इवेंट्स थे, तो आपका और इस्लामिज़म, तो इस्लामिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था अकबर से पहले, और फिर से अगेन एक डोमिनेंस देखने को मिला था। ठीक है, तो अकबर ने आया और अकबर ने यहाँ पर अपना मैसेज जो भी स्प्रेड करना था, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैसेज गिवन बाय अकबर इज़ योर सुलहकुल, सुलहकुल, और इसी को क्या बोलते हैं? दिन इलाही। ठीक है, तो ये सुलहकुल और दिन इलाही के मैसेज से वो क्या कर रहे हैं? इनका मतलब क्या है? यूनिवर्सल रिलीजन और द यूनिवर्सल पीस, पूरे विश्व का एक रिलीजन, आपका यूनिवर्सल पीस के मैसेज से अकबर रूल कर रहे हैं। सो अकबर का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था अकबर रिलीजियस पॉलिसी, जहां पर वो क्या कर रहे हैं? सारे के सारे रिलीजन को रिकॉग्निशन देते हैं और बुलाते हैं सारे के सारे रिलीजन के लीडर्स को, कहाँ पर? इबादत खाना में, कि प्लीज़ कम, विल टॉक टुगेदर, हम देखेंगे कि यहाँ पर क्यों इस सारे चीज़ें हो रही, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और इसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं? वो भी अगेन ही वेंट फॉर द पीस। ठीक है, और ये भी क्या कर रहे हैं? पीस स्प्रेड कर रहे हैं। तो ही स्प्रेड द पीस थ्रू बुद्धिज्म, और आपका क्या हो रहा है? बुद्धिज्म और अशोक अपने धमा से स्प्रेड कर रहे हैं पीस। यहाँ पर क्या हो रहा है? दिन इलाही, सुलहकुल, और साथ ही साथ पीस में यहाँ पर क्या चल रहा है? सूफिज्म मूवमेंट और आपका भक्तिज्म मूवमेंट स्टार्ट है। ठीक है, तो आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो सूफिज्म, भक्तिज्म प्लस इस मैसेज को जब आपका किंग वहाँ से दे रहा है, ठीक है, कोई किंग जब ऊपर से दे दे इस मैसेज को, तब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किंग स्टार्टेड विद द मैसेज ऑफ दिस। तो आपका क्या हो गया? मेडिवल हिस्ट्री में आपका अकबर, और उसके साथ साथ इस तरह से चला। मॉडर्न में आपका कोई किंग नहीं है, बट किसी ना किसी एक को तो रिकॉग्निशन देना पड़ेगा ना। आप फ्रीडम मूवमेंट लड़ रहे हैं और किसी ना किसी एक मैसेज को आपको लेकर चलना पड़ेगा। एंड दिस मैन कम विद द मैसेज। आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, भगत सिंह कम देयर। ठीक है, आपके बहुत अलग अलग, कल आपका देखा मैंने काफ़ी जगह पे भगत सिंह के बारे में था, और वो काफ़ी इंस्पायरिंग मैसेजेस हैं। लेकिन भगत सिंह के बारे में काफ़ी कुछ बोलते हैं कि नहीं, गांधी ने भगत सिंह को मार दिया, ये वो। हम विल टॉक अबाउट दिस। ठीक है, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे उस एंगल को कि क्या सही में ये गांधी ने ही भगत सिंह को मरवा दिया, या भगत सिंह का कुछ अपना कुछ अलग इवेंट था। वॉट भगत सिंह सेज ऑन दिस। ठीक है, अ बुक कॉल्ड फिलोसफी ऑफ बॉम्ब रिटन बाय भगवती वोहरा। भगवती वोहरा ने किताब लिखी है, इसका नाम क्या है? फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। इट इज़ अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योर सरदार, आपका भगत सिंह का वो एक ऑटोबायोग्राफी है। और उस पर भगत सिंह क्या बोलते हैं, विल सी कि उसमें वो क्या बोल रहे हैं। जब उनका क्या, उनको जब गैलो में लेके जाया जा रहा है, जब उनके लिए क्या हो रहा है, जब उनको फांसी दी जा रही है, तो वो उनके क्या मैसेजेस थे, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो आप गांधी को किस नज़र से देख रहे हैं। ठीक है, गांधी तो वो भी देखेंगे हम लोग कि वो पर्सन क्या बोल रहा है, और आज हम लोग उसके पीछे किस तरह से लड़ रहे हैं कि बेवजह का उनको चार भाग में क्या करके बांट कर हम क्या बोल रहे हैं, भगत सिंह खुद क्या बोल रहे थे। विल सी दैट इन द मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो गांधी जी कम विद द मैसेज ऑफ पीस। इन्होंने भी क्या क्या पीस का मैसेज लेकर आए, जहां पर किसकी बात कर रहे हैं, आपके अहिंसा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी अहिंसा सारे के सारे में वही चल रहा था। और गांधी जी अपने पीस को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, सत्याग्रह। ठीक है, और सत्याग्रह यहाँ पर क्यों, क्योंकि आपका अगर हम लोग पूरा का पूरा वो देखें, अगर हम लोग अशोक स्तंभ ही देख लें, इंडिया पे कितना अच्छा डिपिक्टेड है। अगर हम लोग देखेंगे सो इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है, देयर वी हैव द टाइगर्स, वी हैव द अशोक एम्बलम। ठीक है, और अशोक एम्बलम के साथ अशोक चक्र, और वहाँ लिखा नीचे क्या लिखा हुआ है, ट्रुथ अलोन ट्रिम्फ। ठीक है, तो सत्यमेव जयते की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो ये सारे के सारे चीज़ों को इन लोगों ने मैसेज दिया, और इससे इंडियन हिस्ट्री आपका क्या हुआ, कहीं भी जो भी इसे पढ़े तो इस हिस्ट्री को पढ़कर बहुत सारा चीज़ सीख सकता है। अपनी पर्सनैलिटी में इस हिस्ट्री से बहुत सारी चीज़ों को लेकर इम्बाइब कर सकता है, अपनी थिंकिंग में इस हिस्ट्री से बहुत सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकता है, और इसी हिस्ट्री से वो अपना पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाकर आगे जा सकता है।
ठीक है। तो लाइफ के लिए भी इंडियन हिस्ट्री एक बहुत बड़ा मैसेज है, अगर उससे आप सीखना चाहें, और एज अ सब्जेक्ट खाली डील करना है एग्जाम के लिए तो उसके लिए भी वो बहुत अच्छा है। बट अगेन हम दोनों एंगल से लेकर चलेंगे ताकि आपका एग्जाम भी एक अच्छा हो और साथ में आपका एक थॉट प्रोसेस भी जनरेट हो। थॉट प्रोसेस आपका होगा, मेरा नहीं होगा। मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगा, आप उसमें खुद सोचेंगे। मैं कभी भी आपके ऊपर कोई थॉट प्रोसेस यहाँ से इम्बाइब नहीं कराना चाहता। आप अपना थॉट प्रोसेस खुद हमेशा रखेंगे, बट आपका यहाँ से जो भी बुक्स में जो मैसेजेस हैं उसके थ्रू हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखिए कहीं ना कहीं कि हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स किस तरह से एक ही चीज़ को लेकर चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करता है। आज का अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखेंगे, ठीक है, ऐसी एक जर्नल हम लोग देखते हैं, बट ठीक है ये शायद ना हो, ऐसा ना हो या ऐसा हो भी सकता है, क्लियर। बट अगर हम लोग इंडिया का उस समय देखते हैं 1920s 1920 के आसपास भारत को देखते हैं और वर्ल्ड को भी देखते हैं, और आपका 2020 के आसपास वर्ल्ड और भारत को देखते हैं, ठीक है। तो 1920s बिकॉज यहाँ पर क्या नहीं था, हमारे पास आर्म्स और एम्यूनिशन थे बट हमारे पास न्यूक्लियर नहीं था, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर इससे थोड़ा पहले हमने क्या देखा था, 1920 से पहले अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर हो रहे थे। वर्ल्ड वॉर एंड होता है 1919 में, 1919 में आपका लगभग यहाँ पर वर्ल्ड वॉर का पूरा अच्छे से अगर देखा जाएंगे तो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये कब स्टार्ट हुआ था, 2000 आपका 1914 पे, 1914 के अराउंड ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो 2014 का अगर डेट देखते हैं, इंडिया में आपके तो मोदी जी आते ही आते हैं, वर्ल्ड ओवर भी देखते हैं तो बराक ओबामा के जाने के बाद वहाँ पर भी क्या आ रहे हैं, आपको कौन आ रहा है, ट्रंप आ रहे हैं, ठीक है। तो 14-15 का राउंड का बात हो रहा है। और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हमने पहले क्या देखा, ट्रेड वॉर, वर्ल्ड में क्या देखा था, ट्रेड वॉर, ठीक है। ट्रेड वॉर देखा और उसके बाद फिर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जब ट्रेड वॉर एंड हुआ, और यहाँ पर भी देखो जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो 1920 के अगेंस्ट उस समय एक आया था आपका स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और आपका क्या हो गया था, पूरा का पूरा वर्ल्ड इसके बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन में चला गया था, ठीक है। तो सिमिलरली अगर अभी देखेंगे तो ट्रेड वॉर हुआ, इसके बाद कौन सा, यहाँ जैसे क्या आया था, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, अभी हमारे पास क्या है, कोरोना वायरस, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्लियर। तो देखो कहीं ना कहीं वहाँ से इस चीज़ का एक ऑलरेडी हमने पहले फेज देखा है। इस समय डोमिनेंस क्या था, अगर यहाँ पर देखेंगे वर्ल्ड वॉर के आसपास, तो इस समय डोमिनेंस था इंपीरियलिज्म का, ठीक है। इंपीरियलिस्टिक कंट्रीज थी। इंपीरियलिज्म मतलब आप क्या कर रहे हैं, दूसरे कंट्री पे जाकर उसको कैप्चर कर रहे हैं थ्रू द मनी के थ्रू उस कंट्री को कैप्चर करके उसको रूल कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट अलग अलग कंट्री फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, अभी भी इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म। अगर चाइना को क्यों बदनाम कर रहे हैं कि चाइना हर जगह पैसे लगा देता है और क्या कर रहा है, उस कंट्री को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उधारी बांटो और उसके ऊपर रूल करो। तो भले कि आप डायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से आप क्या कर रहे हैं, इंपीरियलिस्टिक बना, आप क्या कर रहे थे, इंपीरियलिज्म कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ भी वो था, यहाँ भी, यहाँ किसका जन्म हुआ, सोशल फोर्सेस का जन्म हुआ। यहाँ से आपका क्या हुआ, वर्ल्ड में सोशल फोर्स, सोशलिज्म की ओर वर्ल्ड मूव करने लगा, ठीक है। सोशलिस्टिक फोर्स सामने आए और सोशलिज्म की ओर गए, जहां पर रशियन रेवोल्यूशन सबसे बड़ा एग्जांपल बना, लेनिन के अंडर, जहां पर हम लोगों ने क्या, यूएसएसआर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो सोशलिज्म वहां पर आया इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट, और सोशलिज्म थॉट से हम लोग गए कि आपका सोशलिज्म मतलब गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, ठीक है। गवर्नमेंट क्या होगा, लोगों के लिए काम करेगा, लोगों के हित में काम करेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हम किसको स्टैब्लिश कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को। देखिए ये सारे वर्ड्स जो है ना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या था, इंपीरियलिज्म मतलब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ नहीं आप किसी और कंट्री में रूल कर रहे हैं, ठीक है। आपका क्या कर रहे हैं, रूल थ्रू द मनी। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से किसी जगह पे काम कर रहे हैं, दैट इज योर कैपिटलिस्ट, ठीक है। उसी के साथ साथ सोशलिस्टिक मतलब आप क्या कर रहे हैं, लोगों की समाज सेवा की भावना बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो सोशलिज्म की ओर बढ़ा रहा है। इसके बाद सोशलिज्म के साथ साथ यहाँ पर और मैसेज क्या था, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोगों के द्वारा लोगों के लिए, आपका क्या है, फॉर द पीपल बाय द पीपल। आपका क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, वी वेंट फॉर द डेमोक्रेसी, ठीक है। तो सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी, वी हैव द इंपीरियलिज्म, और साथ साथ क्या था, किसके अगेंस्ट था, ये सारे के सारे कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे, ठीक है। तो यहाँ पर किसके अगेंस्ट थे, कैपिटलिस्ट कि जो भी क्या है आपका पैसे लगा रहे हैं, कैपिटलिज्म क्योंकि ऑलवेज वर्क विद द प्रॉफिट। तो आप क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज में कैपिटलिस्ट अगर आएंगे तो वो प्रॉफिट ही मैक्सिमम कमाने के लिए वो क्या करेंगे, सोशलिस्टिक थॉट्स को अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैसेज चल रहा था। सिमिलर केस, सिमिलर, अभी तो मुझे तो सिमिलर ही दिखता है, ठीक है। ये सारे के साथ साथ अगेन वी आर सीइंग क्या है, कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ इट इज़ राइट टू से द ऑटोक्रेटिक क्या है आपका, इलेक्टेड डेमोक्रेसी जो होनी चाहिए वो भी आपका ऑटोक्रेसी की ओर बढ़ गया है। क्योंकि फार्मर बिल्स अगर देखा जाए प्रॉपर आप उसको पास करते हैं ना, जैसे नॉर्मल हर सारे बिल पास होते हैं विद डिबेट एंड डिस्कशन, यू हैव जस्ट कम एंड पास द बिल,
वॉइस थ्रू वॉइस वोट, तो ये तो गलत है ना। आपका जो एटलीस्ट पार्लियामेंट्रीली नॉर्म्स हैं उसके थ्रू आप जाकर उस बिल को पास करते, तो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं एक ऑटोक्रेसी का भावना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, बाकी जो कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, आपको बाकियों को लेकर चलना है। दिस इज़ द कंट्री, इट इज़ नॉट योर फैमिली। आप अपने हिसाब से नहीं है कि अपना फैमिली चला रहे हो, कंट्री है तो हर एक चीज़ को इंक्लूड करके लेके चलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं और कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, और जब जब ये बढ़ेगा तो सोशलिस्टिक फोर्स विल कम। और अगेन अभी रिवाइवल दिख रहा है। अब अभी तो कैपिटलिस्ट अपना एडवांटेज ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अब धीरे धीरे भी कहीं ना कहीं बच्चे भी समझने लगे हैं। हियर वी सीन द, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा कैपिटलिज्म वगैरह बढ़ा, तो उसी के साथ साथ क्या होता, इनकम्स कम हुए और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट मूवमेंट्स देखने को मिला। यहाँ पर भी कैपिटलिज्म के साथ साथ स्टूडेंट मूवमेंट अभी देखने को मिल रहा है। ठीक है, एग्जाम नहीं हो रहे वो तो एक रीज़न है, बट आपका क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के कारण। तो देखो वर्ल्ड में भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो प्रेजेंट में भी इसके एग्जाम्पल दिख रहे हैं, उसमें भी दिख रहे हैं। आज जो चल रहा है वो 1914 से लेकर 1930 का सिमिलर पैटर्न चल रहा है, अगर वर्ल्ड अपने आप को ना संभाले। सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन होने के कारण आज आपका क्या हो रहा है, वॉर बन हो नहीं पा रहा है दो कंट्री के बीच, नहीं तो लड़ जाते न्यूक्लियर, क्योंकि एक बार गिराएंगे और खत्म हो जाएगा देश। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन दो इट इज़ द मोस्ट डिवास्टेटिंग वेपन फॉर द ह्यूमन हिस्ट्री, पर और जब E=mc², आइंस्टाइन ने दिया था, तो आइंस्टाइन ने खुद बोल दिया था कि ये क्या कर दिया मैंने, आपका विश्व का सबसे अगर देखा जाएगा तो एक ऐसा फॉर्मूला दे दिया कि इससे वर्ल्ड भी क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियर वेपन्स आने के बाद, लेकिन न्यूक्लियर वेपन सबसे डिवास्टेटिंग है, और लेकिन न्यूक्लियर वेपन ही वो रीज़न है कि आज वॉर नहीं होता उस स्केल पे, क्योंकि आप क्या करते हैं, सिर्फ डराते हैं, मेरे पास है, हाँ तो मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा, तो ये चल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो किस तरह से आपको हिस्ट्री को समझना है। टुडे आई एम नॉट टीचिंग यू द हिस्ट्री, आज तो सिर्फ आपको हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, हिस्ट्री के उस मैसेजेस को बता रहा हूँ जिसको हमको पकड़ना है, जिसको समझना है, और जिसके थ्रू हमको हिस्ट्री लेके जाना है। इंडियन हिस्ट्री आपके पास 75 मार्क्स इन योर पेपर। ठीक है, कितना, 75 मार्क्स। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ेंगे पूरा, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, लगभग आपका 75 मार्क्स ऑक्यूपाई करता है, और उस 75 मार्क्स के लिए हमारे को क्या करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। और पढ़ेंगे कैसे, इस मैसेजेस के साथ, क्योंकि क्वेश्चन अभी देखेंगे ना, जो CGPSC के भी क्वेश्चन बदनाम है CGPSC कहीं कहीं पर, कि इसलिए कि वो क्वेश्चन को हार्ड नहीं पूछता है, इजी पूछता है, ये बोलते हैं। बट लास्ट ईयर अगर आप लोग हिस्ट्री का पेपर देखें, ठीक है, और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का पेपर, इंडियन हिस्ट्री तो बात की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के पेपर में उन्होंने पूछा था गांधी, मतलब आपके छत्तीसगढ़ के फ्रीडम मूवमेंट में गांधीज़म किस तरह से क्या था, इनबिल्ट था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आपसे क्या मांगा जा रहा है, एनालिसिस मांगा जा रहा है, कहीं ना कहीं आपसे हिस्ट्री की एक समझ को पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है, थोड़ा सा समझ के ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा, क्योंकि वो तो सबको कहना आसान होता है ना, कि अभी मैं बोलूँगा समुद्रगुप्त के कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे तो बोलेंगे हाँ वो तो पता है, ऐसा ऐसा होता है, लेकिन क्वेश्चन की क्या डिमांड थी, आपने उसको फुलफिल किया। अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आपके स्टडी का मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा है उस चीज़ के हिसाब से आपको आंसर लिखना होता है, आंसर कुछ भी नहीं लिखना होता है। ठीक है, सो मेक श्योर अच्छे से समझेंगे इंडियन हिस्ट्री। नाउ आई एम गिविंग यू द टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इंडियन हिस्ट्री के टाइमलाइन के थ्रू किस तरह से इंडियन हिस्ट्री है और क्या क्या हमें इसके अंदर पढ़ना होगा। ठीक है, सो इंडियन हिस्ट्री मेनली हम इसको क्या करेंगे, 3 इसके डिवीजन बनाएंगे और उसके थ्रू हम इसको पढ़ेंगे। इफ यू टॉक अबाउट द टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, सो विल डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू द 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज योर एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, सो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, देन विल टॉक अबाउट द मिडिवल और मिडिवल, ठीक है, एंड देन विल मूव टू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। देखिए अलग अलग इसका टाइम फेज है, क्लियर, बट और अगर हम लोग एज सच हिस्ट्री की बात करें वर्ल्ड में पूरी की पूरी हिस्ट्री को, तो ये माना जाता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन और द ह्यूमन्स का जो अराइवल है, फर्स्ट टाइम जब ह्यूमन बीइंग आ रहा है तो लगभग वो क्या है 3 लाख ईयर अगो। ठीक है, और वहाँ से लेके हम लोगों को लगभग कहाँ तक देखना होता है 60 BC। अभी मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ इसके बारे में ये क्या है। ठीक है, तो ये BC और इसी के साथ साथ एक और टर्म आप देखते होंगे अक्सर AD। ठीक है, तो टाइमलाइन में जाने से पहले पहले ये 2 टर्म को समझते हैं। ठीक है, कि ये BC और आपका जो AD है ये क्या है। ठीक है, सो BC सिंपली इसको क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ओके, और AD क्या है आपका आफ्टर क्राइस्ट नहीं है और आफ्टर डेथ नहीं है, ये भी कई लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एमनो डोमिनी, क्लियर, तो एनो डोमिनी। ठीक है, ये क्या होता है, ये दोनों है क्या, बिफोर क्राइस्ट मीन्स आपका जब क्राइस्ट का जब बर्थ नहीं हुआ था। ठीक है, और क्राइस्ट के बर्थ से पहले की बात हो रही है, उसको हम लोग देख रहे हैं
ठीक है। और ये आपका 60 BC नहीं है, आपका BC की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। हिस्ट्री की जब बात करेंगे ह्यूमन सिविलाइजेशन को, तो 3 से लेकर आपका 60 BC तक यहाँ पर देखते हैं अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें। और BC एज सच मैं समझा रहा हूँ आपको, और AD समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 60 BC देखेंगे तो आपका क्या हो रहा है, बिफोर क्राइस्ट। तो BC मतलब आपका जीसस क्राइस्ट के आने से पहले की बात हो रही है। और AD में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप वो कैसे, कोई भी रिलीजन कैसे ये बोल सकता है कि हमारे क्राइस्ट क्या हो गए, डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई। कोई भी रिलीजन बोलेगा मेरे भगवान मर गए, नहीं बोलेगा ना। तो उस आफ्टर डेथ उसको नहीं देखना है। एमिनो डोमिनी मीन्स हो रहा है कि जब क्राइस्ट का, जब भी उनको उसमें सूली पे डाला गया, उसके बाद के जब भी आपका पीरियड चल रहा है, तो उसको हम लोग इससे सिग्निफाई कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज फॉर द रिलीजन देयर गॉड विल नेवर डाई, कि कभी नहीं मरते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, BC और AD, ठीक है। और ये BC और AD के हिसाब से, तो आपका जो BC है ये क्या चलता है, ये उल्टा चलेगा, ठीक है। सो BC को हम लोग उल्टा देखेंगे। सो BC में अगर हम लोग देखेंगे 400 और 300, तो अगर हम लोग BC के हिसाब से देखेंगे तो 400 पहले आएगा, देन हमारा 300 आएगा, ठीक है। और AD में चलेंगे तो 300 के बाद 400 आएगा। तो टाइमलाइन कुछ कैसा है, कुछ इस तरह से। सपोज करते हैं यहाँ पर क्या आपका 500 है। सो आपका 500 कुछ यहाँ पे है, तो अब अभी हमारा यहाँ चलेगा, यहाँ से उल्टा चलेगा, 400 फिर 0 BC, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 0 हो गया। इसके बाद फिर आपका इधर AD। तो AD में हम लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल कैलकुलेशन हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से चलता है। और BC में आपका क्या होगा, 5 4 3 2 1 फिर देन 0 और 0 के बाद, ठीक है। तो ये क्या है आपका BC जो है उल्टा, और आपका AD जो है वो क्या होगा, सीधा चलेगा। मैं ये सब इतने बेसिक्स इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री हम लोग साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। सॉरी, थोड़ा सा फ़ोन आ गया था। चलिए, हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, टाइम लाइन्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो AD और BC आई एम क्लियर विद, इसके साथ हम लोग क्लियर है, ठीक है। सो ये AD BC को थोड़ा सा ध्यान रखना जब हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर। और साथ ही साथ इंडिया पे अगर हम लोग हिस्ट्री के ये 3 फेसेस को बांटते हैं, ठीक है। तो एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो मोर और लेस इंडियन हिस्ट्री को हम लोग मानते हैं 10,000 BC से जो क्या हो रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होता है 10,000 BC से, ठीक है। वर्ल्ड में हम लोग देखेंगे इसके पहले भी इवेंट्स हैं, बट इंडियन हिस्ट्री में हम कहाँ से देख रहे हैं, 10,000 BC से स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट को। और एंशिएंट को लगभग हम लोग 712 AD में ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री 10,000 BC टू 712 AD, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री को हम लोग 712 AD से स्टार्ट करेंगे। सम ऑफ द बुक्स विल स्टार्ट योर मेडिवल हिस्ट्री फ्रॉम 1206, ठीक है। तो वो भी करते हैं कई लोग कहाँ से करते हैं, आपका 1206 से करते हैं, क्लियर। बट आपको जो प्रॉपरली NCERTs के बुक्स से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होगा उस पर, ठीक है। इस डेट को याद रखेंगे 712 AD, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो अरब कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो अरब नेशन से कौन आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड इंडिया। और आपका जितने भी यहाँ पर इंडिया में जो रूलर्स होते हैं, राजपूत रूलर्स, उनको अटैक करता है कौन, मोहम्मद बिन कासिम। और वहाँ से हमारा मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट होता है, ठीक है। हियर 10,000 टू 712 AD, 712 AD टू 1707, ठीक है। और ये जो 1707 है, ये क्या है, डेथ ऑफ औरंगजेब। हम लोग मुगल एम्पर पढ़ेंगे तो ग्रेट मुगल एम्परस में जो क्या थे, लास्ट ग्रेट मुगल एम्परस को हम 2 टर्म्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज द ग्रेट मुगल एम्परस, और बाद में क्या बोलते हैं, लेटर मुगल्स। ग्रेट मुगल्स जिनके टाइम पे मुगल एम्पर अपने जेनिथ पे था, अपने पीक पे था। एंड आपका क्या है, जो लेटर मुगल्स हैं, जहाँ पर क्या हो रहा है, मुगल एम्पर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, ओके। सो 1707 इज द पीरियड वेयर वी विल सी द डेथ ऑफ औरंगजेब, एंड पोस्ट औरंगजेब विल मूव टुवर्ड्स द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो 1707 टू 1947 इज द फेस ऑफ योर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, टिल इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस के बाद भी हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, थ्रू द स्कोप हम लोग देखेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। सो थोड़ा बहुत हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस भी देखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में पोस्ट इंडिपेंडेंस और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन इंडियन यूनियन, प्रिंसली स्टेट इन इंडियन यूनियन, तो यहाँ तक आपका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या होगा, सिलेबस को कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे। अंडर द एंशिएंट, अगर हम लोग एंशिएंट की बात करेंगे, इंडियन हिस्ट्री जो आपको सिलेबस में पढ़ना है, तो विल स्टार्ट विद योर प्री हिस्टोरिक एज। एंड ये जो आपका प्री हिस्टोरिक एज है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 हाफ। प्री हिस्ट्री एज, दैट इज योर स्टोन एज। सो स्टोन एज हैव्स द 3 पार्ट। पैलियोलिथ, लिथ मतलब स्टोन होता है, ठीक है। सो पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक, वी हैव मेसोलिथिक और मीजोलिथिक, एंड देन विल टॉक अबाउट द नियोलिथिक एज।
ठीक है. सो विल स्टडी ऑल दिस थ्री. इट विल बी अराउंड योर 10 to 9, ठीक है, 10,000 BC to 9,000 BC. It is around 9,000 to 7,000 BC. It is from 7,000 BC to 3,500 BC. ठीक है, तो ये कहाँ तक जा रहा है? 3,500 BC. फिर then we have your Neolithic. So Stone Age will end. So first thing we have the stone. Stone से अब हम लोग कहाँ मूव करेंगे? With the use of copper. So यहाँ पर हमारा क्या आएगा? So first metal used by the human is your copper. ठीक है, पहला जो मेटल ह्यूमन ने यूज़ किया वो क्या था? कॉपर. सो विल मूव टुवर्ड्स योर कॉपर एज. ठीक है, सो कैल्कोलिथिक एज. कॉपर एज इज कॉल्ड एज योर कैल्कोलिथिक एज. कैल्कोलिथिक एज इट विल बी फ्रॉम योर 3.5 to 2.5 BC. क्लियर? क्या होगा? प्री हिस्टोरिक, देन वी हैव द कैल्कोलिथिक एज. कैल्कोलिथिक एज के बाद विल मूव टुवर्ड्स योर इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC. Clear? So Indus Valley civilization, post Indus Valley civilization will move towards your Vedic age. Vedic age. ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर देखेंगे कहाँ से, आप कैलकुलेटिक को हमने कहाँ छोड़ा? 3.5 to 2.5. सो IVC इट विल बी फ्रॉम 2.5 to 1700. ठीक है, 1.7. और 1700 BC लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2500 से 1700 BC. 2500 to 700 BC. ओके, देन वी हैव द वैदिक एज. एंड वैदिक एज को हमने दो भागों में डिवाइड करते हैं टाइमलाइन के थ्रू अगर देखेंगे. सो द अपर वैदिक एज इट विल बी योर फ्रॉम 1500 to 1000 BC. 1500 to 1000 BC is the upper Vedic age, and the lower or the later Vedic age will be from your 7000 to 600 BC. Till 600 BC we have the Vedic age. ठीक है, post Vedic age, then we will move toward the post Vedic age in India. देखिए इंडिया में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है, तो पहले प्री हिस्ट्री, देन वी विल मूव टुवर्ड द कैलकोलिथिक एज, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज. वैदिक के बाद हमारा आएगा पोस्ट वैदिक एज. एंड इन द पोस्ट वैदिक एज यहीं पर आपका वैदिक एज और उसके लास्ट में आपका किसका डेवलपमेंट होगा? उपनिषद का. एंड फ्रॉम देयर विद द अराइवल ऑफ उपनिषद वी विल मूव फॉर द सात दर्शन इन योर इंडियन फिलोसफी. ठीक है, सो सिमिलरली आपका आगे चलेंगे तो वी हैव द पोस्ट वैदिक एज. और इस पोस्ट वैदिक एज में जब हम लोग आ रहे हैं, सो हियर वी विल हैव द 16 इंपॉर्टेंट एरियाज. आपके क्या होंगे? 16 इंपॉर्टेंट टाउन्स बनेंगे इंडिया में. यहाँ पर जैसे क्या आते हैं, ये था फर्स्ट अर्बनाइजेशन. इसको क्या बोला जाता है इंडिया में? फर्स्ट अर्बनाइजेशन. क्योंकि वैदिक इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन अर्बन सिविलाइजेशन एंड नॉट द रूरल सेटलमेंट. ठीक है, आपका क्या है? अर्बन सिविलाइजेशन था वो. और सिमिलरली आपका सेकंड अर्बनाइजेशन कब देखने को मिलेगा? पोस्ट वैदिक एज में, जहाँ पर फिर से क्या होंगे? बड़े बड़े टाउन्स आने स्टार्ट होंगे. एंड दो 16 इंपॉर्टेंट प्लेस आर कॉल्ड एज योर महाजनपद. ठीक है, महाजनपद. So we will have the Mahajanpad, and Mahajanpad we have 16 Mahajanpad in India. Clear? Again this ये 16 है, ये कहाँ लिखा है? It is written in the two of the important books. One is for the of your Buddhism text and other is your अवदान शतक. ठीक है, तो आपके अलग अलग टेक्स्ट्स हैं, उन टेक्स्ट पे ये लिखा हुआ है. आई विल टॉक अबाउट दैट. ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे सारा का सारा, बट हम लोग अभी खाली क्या कर रहे हैं? टाइमलाइंस को देख रहे हैं कि किसके बाद क्या हुआ है. ओके, महाजनपद. एंड विद द महाजनपद ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट हियर द टू इंपॉर्टेंट रिलीजन, योर जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म. ठीक है, तो विल टॉक अबाउट द जैनिज्म, बुद्धिज़्म. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टू विल ऑल्सो लुक इनटू सम ऑफ द सेक्शन कॉल्ड योर आजीविक. ठीक है, तो आजीवक देखेंगे. और विल ऑल्सो टॉक अबाउट सम ऑफ द चारवाक. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? आजीवक और चारवाक को भी पढ़ेंगे. फ्रॉम दिस महाजनपद, अगर हम लोग महाजनपद देखेंगे, सो अमॉन्ग दिस 16 महाजनपद, वन जनपद इज योर मगध. ठीक है, तो इन 16 में आपका एक क्या था? मगध था. ठीक है, इन 16 में आपका एक मगध था. एंड मगध डिथ्रोनिंग ऑल द 16 महाजनपद, सारे के सारे को ऑक्यूपाई करने के बाद जो एक आपका लास्ट में बड़ा एक वो बनता है, वो क्या है? मगध. ठीक है, सो विल हैव द राइज ऑफ मगध एज अ सिलेबस. तो 16 महाजनपद में जो सबसे ऊपर आ रहा है वो क्या है? मगध. एंड वी हैव द सिलेबस में हमारा क्या लिखा हुआ है? राइज ऑफ मगध. सो विल टॉक अबाउट द मगध एम्परर. ठीक है, और मगध एम्पायर को पढ़ेंगे. और मगध एम्पायर के बाद देखेंगे डिक्लाइन ऑफ मगध, किस तरह से मगध एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, कौन कौन से वेरियस आउटवर्ड फोर्सेस आए इंडिया पे, कौन कौन से कुछ यहाँ पर इन्वेजन्स होंगे, बाहर से कुछ लोग आएंगे इंडिया पे, दे विल अटैक द मगध एम्परर, और मगध धीरे धीरे डिक्लाइन होगा. एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसी मगध एम्परर पे सबसे लास्ट में कौन रूल करते हैं. जैसे कि देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं? मगध एम्परर इंक्लूड वेरियस डायनेस्टी इंक्लूडिंग योर हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी,
देयर इज़ एन एम्पायर एंड देयर इज़ अ योर डायनेस्टी। डायनेस्टी मतलब आपके एक एम्पायर के अंदर कई डायनेस्टी रूल्स करते हैं, ठीक है। सो द लास्ट डायनेस्टी रूलिंग इट योर मगध एम्पायर इज योर नंदा डायनेस्टी। सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या आएंगे, नंदा डायनेस्टी, ठीक है। और इस नंदा डायनेस्टी में एक किंग होंगे, उसका नाम क्या रहेगा, धनानंद, ठीक है। सो नंदा डायनेस्टी के किंग है, उनका नाम क्या है, धनानंद। एंड धनानंद उनके यहाँ पे जब यहाँ पर रूल करेंगे तब इंडिया पे विल सी कि इंडिया को अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया पे एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है, ठीक है। इंडिया का इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट, सॉरी आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है इंडिया का, ये इंडिया के हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री पूरी की पूरी इसके थ्रू आपको क्वेश्चन भी बनाना चाहिए, आना भी चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन कि इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या था। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे तो यहीं पर चालू हुआ, ठीक है, बाद में वो डिक्लाइन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ आपके, अगर यहाँ पर देखते हैं हम लोग मगध एम्पायर का समय देखते हैं, ये वाला टाइम देखते हैं, तो हियर अगेन ये आपका एक डिसाइडिंग पॉइंट बनता है इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग, ठीक है। वो तो आपका बना भी एक पॉइंट, क्योंकि यहाँ से कौन अटैक करने आते हैं इंडिया पे, अलेक्जेंडर कम टू इंडिया, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं कुछ इस तरह से, अगर हम लोग अपने पोस्ट को समझते हैं अच्छे से, ठीक है, सपोज अभी ऐसे ही बना लिए हैं, ठीक है। तो आपका अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर कुछ इस तरह से, देखिए ये पूरा का पूरा रेड, मतलब पूरा ब्लड शेड कर दिया था उसने, ठीक है। वंस अलेक्जेंडर स्टार्टेड हिज मूवमेंट, तो वो धीरे धीरे पूरा देखिए वेस्ट एशिया, यहाँ पर आपका इटली, ठीक है, और इधर से वो आपका आगे बढ़ा था और पूरे के पूरे ब्लड शेड, पूरा का पूरा एरिया को क्या कर रहा है, रेड डॉट से बदल दिया अलेक्जेंडर ने, ठीक है। अलेक्जेंडर की आर्मी बहुत ही पावरफुल थी और इट वेंट आपका कहाँ पर आ गए, इंडिया के गेट पे पहुँच चुकी थी, मतलब आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे। और उस समय रूल कौन कर रहे थे, नंदा डायनेस्टी इज रूलिंग द इंडिया। और इसको समझते हुए हियर ओनली वी हैव द पेशावर, पेशावर है पाकिस्तान में यहाँ पर, और यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, द यूनिवर्सिटी नेम इज योर तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छोटा सा, जो भी मतलब उस समय ना छोटे नहीं, मतलब एक विद्यार्थी वहाँ पर जो थे, अलग अलग स्टूडेंट्स थे, तो तक्षशिला इंस्टीट्यूट का यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे कौन, चाणक्य, ठीक है। तो वो चाणक्य कहाँ पर जाते हैं, धनानंद के पास जाते हैं और बोलते हैं कि वी आर नाउ विटनेसिंग अराइवल ऑफ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, कि आपका यहाँ से कौन आ रहा है, एक बहुत ही बड़ा दुश्मन हमारा आ रहा है, जो कि कौन है, अलेक्जेंडर आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इंडिया को आपस में यूनाइट होना पड़ेगा, यहाँ जितने भी छोटे छोटे रूलर्स हैं इन सबको साथ आकर क्या करना होगा, उसको रोकना होगा, बिकॉज ही इज़ वेरी पावरफुल। अगर वो आपका इन्फिल्ट्रेट कर गए तो वो सारे के सारे इंडिया को ही कोलैप्स कर देगा, ठीक है। धनानंद डिक्लाइन द प्रपोजल ऑफ चाणक्य, ठीक है, और उसको क्या किया, वहाँ डिसरिस्पेक्ट किया, तो बहुत फेमस है, वो देखोगे भी आप लोग। तो क्या किया था चाणक्य ने अपनी चुटिया खोल दी, ठीक है, वहाँ पर वो बांध के रखते थे, वो खोल दिया और बोला तभी इसे बांधूंगा जब इस धनानंद को क्या करूँगा, उस डायनेस्टी को ख़त्म कर वहाँ पर किसी अपने रूलर्स को नहीं बैठाता, ठीक है। और उसके बाद से चाणक्य स्टार्टेड बिल्डिंग अ कंट्री विद आपका पूरे के पूरे इस कंट्री को बिल्ड करना विद द इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑफ भारतवर्ष, ठीक है, अखंड भारत जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक कंप्लीट भारतवर्ष और अखंड भारत का निर्माण करना है, मतलब विल फॉर्म द अखंड भारत और द भारतवर्ष। और उसका एक मैसेज लेकर उन्होंने क्या किया, एक राजा खोजने का और आपका एक इंपॉर्टेंट किंग को खोजने के लिए वो आगे बढ़े, ठीक है। एंड देन ही मेट अ स्मॉल चाइल्ड कॉल्ड चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य को फिर उन्होंने ट्रेनिंग किया, सब कुछ क्या, विल टॉक अबाउट दैट इन द हिस्ट्री, पूरा पढ़ेंगे बिल्कुल एकदम आपका पूरा। यहाँ पर जितने भी गूज बम्स होते हैं ना, वो सारे के सारे मैं आपको लेकर आऊँगा और आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। एक एक बाल यहाँ से रोंगटे खड़े होते हैं वो सारा खड़ा करा दूंगा, पूरा का पूरा गूज बम्स आएगा और बहुत मज़े से इस हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है। स्टोरी में बहुत मजा आएगा और स्टोरी के साथ साथ कल्चर को उससे भी अच्छे से हम लोग लेकर चलेंगे। सो डिक्लाइन ऑफ मगध होगा, और मगध डिक्लाइन होने के बाद विल हैव द मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आएंगे, मौर्य एम्पायर, और मौर्य एम्पायर विद आपका चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाद कौन आते हैं, चंद्रगुप्त के बाद आपका बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अगर देखेंगे सो वी हैव द ग्रेटेस्ट एम्परर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अशोक रूलिंग द इंडिया। और अशोक आएंगे, वहाँ पर तक आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया का अपने आप में बहुत सारी चीज़ों में इंडिया पिक करेगा, जैनिथ होगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ से अगर ये देखेंगे 16 महाजनपद, सो यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, जैनिज्म। सो जैनिज्म भी यहाँ और यहाँ पर अपनी पीक पे पहुँच जाएगा। वी विल विटनेस द जेनिथ ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ड्यूरिंग द मॉडर्न एम्पायर, स्पेशली द बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म वहाँ से क्या होगा, इंडिया के बाहर जाएगा। इंडिया में पहले बुद्धिज्म पूरा का पूरा प्रोलिफरेट होने के बाद क्या होगा, श्रीलंका की ओर अशोक उसको प्रमोट करेंगे, आपका बुद्धिज्म का और सेक्शंस बनेंगे एंड दे विल मूव टुवर्ड द नॉर्दर्न पार्ट। और एंटायर वर्ल्ड को अगर बात करेंगे
ओके वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिश्चियनिटी पीपल एंड देन इस्लाम पीपल, पर अगर पूरी की पूरी अगर इस बात को देखेंगे तो यहाँ पर श्रीलंका, ईयर वी हैव द म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, चाइना, देन वी हैव द जापान, जापान के नीचे तक पूरा का पूरा, तो ये पूरे के पूरे एरिया में क्या है आपका कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म, एंड बुद्धिज़्म दैट स्टार्टेड फ्रॉम हियर इट विल गोज टू ऑल द प्लेसेस, ठीक है। तो क्या होगा, बुद्धिज़्म का एक बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन वर्ल्ड में देखने को मिलेगा, पर साथ ही साथ इंडिया में बुद्धिज़्म का डिक्लाइन देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो वी हैव द मौर्य एम्पायर, और मौर्य एम्पायर के बाद क्या होगा, इंडिया विल विटनेस द अगेन इन्वेजन ऑफ फॉरेन रूलर्स, ठीक है। तो अगर आपके इंडिया में फिर क्या होगा, मौर्य के बाद फिर से मौर्यन एम्पायर के बाद वी विल सी द इन्वेजन, तो कुछ यहाँ से आएंगे, कुछ चाइना से आकर इन्वेट करेंगे, ठीक है। तो अगेन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर विल विटनेस द इन्वेजन ऑफ वेरियस फॉरेन रूलर्स। तो यहाँ पर कौन आएंगे, सुंग, प्रतिहारा, बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स आते हैं, ठीक है। बट आपका सिलेबस मेंशन कर रहा है टीच, ठीक है, तो वो सारे के सारे रूलर्स आएंगे, एंड अगेन उन सारे रूलर्स को डिथ्रोन कर फिर इंडिया में एक बड़ा एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट होगा, एंड दैट एम्पायर इज कॉल्ड एज द गुप्ता एम्पायर, ठीक है, एज ऑफ गुप्ता, ठीक है। सो हियर विल टॉक अबाउट द वेरियस गुप्ता किंग्स। ये सारा का सारा मैं इसको सिर्फ आपके जो सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग बता के चल रहा हूँ, ठीक है। एल्स आपके बीच में छोटे छोटे बहुत सारे हैं, बट हमारे सिलेबस में जो है वो देखना है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया गुप्ता एज, और इसके साथ साथ हमको कुछ छोटे छोटे किंगडम्स को भी यहाँ पर देखना है एंशियंट में ही, जैसे कि आपका क्या है, सातवाहन, ठीक है, विल टॉक अबाउट द सातवाहन, विल टॉक अबाउट राष्ट्रकूट, वी हैव वकाटक, क्लियर। ये भी आपके क्या होंगे, ये पूरा का पूरा रिवाइवल का एक फेस, और ये इनका कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। अगर आप देखेंगे सातवाहन राष्ट्र को छोटा देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनका कंट्रीब्यूशन इंडियन कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप जब हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो यहाँ पर गुप्ता एज में हमको क्या दिखेगा, नॉर्थ इंडिया रूलिंग, तो नॉर्थ इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, द नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। बट जो आपका क्या है, द्रविड़ स्टाइल ऑफ क्या है आपका टेम्पल आर्किटेक्चर, रॉक कट केव्स टेम्पल, जो रॉक कट को काट के क्या कर रहे हैं, टेम्पल्स बना रहे हैं, उनका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा विद द अराइवल ऑफ सातवाहन, राष्ट्रकूटाज, इन लोगों के साथ साथ, ठीक है। एंड सिमिलरली इसी टाइम पे अगर हम लोग साउथ इंडिया की बात करेंगे तो नॉर्थ इंडिया का डेवलपमेंट था, ठीक है। अगर साउथ इंडिया की डेवलपमेंट की बात करें यहाँ शुरू से देखेंगे तो वी हैव सम इंस्टेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक देयर, वी हैव सम इंस्टेंस ऑफ कैलकोलिथिक, इंडस वैली का वहाँ पर कुछ नहीं देखने को ज़्यादा मिला, ठीक है, वैदिक एज। और यहाँ पर जैसे हम लोग ने वैदिक एज को पढ़ना है तो सिमिलर उस टाइम पे वहाँ पर अगर देखेंगे साउथ इंडिया हिस्ट्री में, सो देयर विल टॉक अबाउट द वेरियस संगम लिटरेचर्स, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना होगा, तमिल संगम, वी विल टॉक अबाउट द संगम्स और द संगम एज, क्लियर। अभी रिसेंटली संगम एज के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स मिले हैं, ए प्लेस कॉल्ड किलाड़ी, वहाँ पे, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट क्वेश्चन इन द यूपीएससी दिस ईयर, ठीक है, कि किलाड़ी इज अ संगम एज साइट। सो अगेन वी विल सी आपका संगम एज, ठीक है। संगम एज के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो अगर इसमें देखते हैं साउथ इंडियन हिस्ट्री में, तो जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा था, सातवाहन, तो राष्ट्रकूट विल बी और साउथ इंडियन डायनेस्टी, ठीक है, तो ये भी आएंगे, सातवाहन, राष्ट्रकूट वहाँ पर भी आएंगे। विल टॉक अबाउट द पल्लव डायनेस्टी ऑफ साउथ, ठीक है। पल्लव के बाद विल ऑल्सो टॉक अबाउट द वेरी फेमस और वेरी इंपॉर्टेंट योर चोल एम्पायर और द इम्पीरियल चोला किंगडम, ठीक है। तो ये कुछ है आपका एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट। सो इन इंडियन एंशियंट हिस्ट्री ये पढ़ना है, और साथ ही साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट एम्परर्स पढ़ने हैं, मगध, मौर्य, गुप्त, सातवाहन, राष्ट्रकूट, वाकाटक, चोला, पल्लव एंड संगम एज। ये पूरा का पूरा क्या है, सीजीपीएससी के सिलेबस में इतना मेंशन है, ठीक है। तो समझ आ रहा होगा कि एंशियंट हिस्ट्री कितना बड़ा दिख रहा है और इसमें कितना ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नाउ विल लुक इनटू द मेडिवल हिस्ट्री, कि मेडिवल हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री सिलेबस किसी को लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना होगा तो चल जाएगा, क्लियर। यहाँ तक आप एज को याद रखेंगे। फिर महाजनपद आ रहा है, अगर हम लोग इसका देखेंगे मगध, तो ये वाला पूरा का पूरा फेस हम लोग इसमें मगध के साथ साथ यहाँ से हम लोग क्या करें, एडी पे मूव कर रहे हैं। तो 319 BC टू 550 AD आपका यहाँ पर गुप्ता एज देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपका गुप्ता एज में हम लोग क्या करते हैं, एडी से वहाँ पर जाते हैं, तो 319 टू 550 AD, क्लियर। तो ये क्या है, कुछ आपका इंपॉर्टेंट एजेस है। अब इस एज में अगर हम लोग देखेंगे तो इस एज में हमारे इंडिया पे जो टाइम लाइंस को और अच्छे से डिफाइन किया गया, ठीक है। वर्ल्ड पे हम लोग ADBC में चल रहे थे, तो इंडिया में हमारा जब देखेंगे क्या आएगा आपका, जहाँ जैसे सुंग है तो सुंग के बाद आएगा एक साका डायनेस्टी, ठीक है, साका, और वहाँ से आपका आता है साका एरा, ठीक है। और इस साका एरा जो है, इस पर हमारा क्या बनाया गया है, कैलेंडर, जो नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया है। आई टीच दिस ऑल्सो, नेशनल कैलेंडर जो इंडिया का अभी क्या है, जो नेशनल कैलेंडर है वो किस पे है, आपका साका एरा पे है, ठीक है। आई टीच अबाउट दिस, जब हम लोग वो पढ़ेंगे
तो वी हैव द शका एरा, और इसको क्या बोलते हैं, शक संवत। ठीक है, जो शक संवत है और जो शाक एरा है, ठीक है, तो ये शक संवत या शाक एरा बोलेंगे। यहाँ ये क्या हमारा नेशनल कैलेंडर, जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, चैत्र पढ़ते हैं, फर्स्ट मंथ चैत्र होता है, ठीक है, मार्च कह रहा हूँ, तो वो जो है वो किससे है, वो इस पर डिपेंडेंट है। और ये किसके मूवमेंट पे है, तो ये है आपका सोलर मूवमेंट पे, ठीक है, तो किसके, सन के मूवमेंट पे। इंडियन कैलेंडर्स इज मेनली, जो नेशनल कैलेंडर है वो सन के मूवमेंट पे है, ठीक है। बट जो फेमस है, जो आप लोग पढ़ते हैं इंग्लिश कैलेंडर जो नॉर्मल है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर। सो जो नॉर्मल कैलेंडर वो कौन सा है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, फिर बाद में ये मत करके आ जाना कि गलत कर दिया। ये पूछा हुआ है कि नेशनल कैलेंडर किस पे डिपेंडेंट है, कौन सा है, तो वो आपका ये शका एरा पे डिपेंडेंट है, ग्रिगोरियन है, तो आपका क्या है, नेशनल कैलेंडर इज योर शक संवत वाला जो है शका एरा का वो है, ठीक है। देन वी हैव द ग्रिगोरियन कैलेंडर, और एक और आता है वो क्या है, हिजरा, ठीक है, तो हिजरी कैलेंडर या हिजरी बोलते हैं, हिजरा बोलते हैं, ठीक है, तो हिजरी कैलेंडर। और ये क्या है, ये है आपका इस्लामिक एज, ठीक है, ये आपका क्या, ये इस्लाम से आया हुआ है, ये आपका क्या है, उनका कैलेंडर है, ठीक है। और ये किस पे डिपेंडेंट है, लूनर मूवमेंट, सन के साथ नहीं, ये क्या है आपका मून के मूवमेंट्स पे, लूनर मूवमेंट्स, ठीक है। तो मून का जैसा मूवमेंट होता है उसके हिसाब से आपका हिजरी कैलेंडर है, सन के मूवमेंट से आपका नेशनल कैलेंडर, और थर्ड एक है वो आपका क्या है, ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर को बोलते हैं। ये कब से स्टार्ट होता है, वंस जब आपका क्या करते हैं, जो आपके हज़रत मोहम्मद थे, व्हेन हज़रत मोहम्मद स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम योर मक्का टू मदीना, जब वो अपना जाते हैं तो वहाँ से आपका ये कैलेंडर स्टार्ट होता है। दैट कैलेंडर इज कॉल्ड एज योर